हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। इसी का सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। बीएसएससी बिहार दरोगा, बीएसएससी इंटर लेवल, सीजीएल4, एनटीपीसी, एडीओ, बहुत सारे सेट मिलेगा। साथ में क्यूज भी मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको डेली सेट मिलेगा। आपको एक सेट डेली मिलेगा, एक या दो सेट डेली मिल जाएगा। ठीक है, 7 बजे AM सुबह सुबह आपको डेली मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? बताइएगा। 50.65 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार जो है बजट पेश किया था। इसमें जो है 50.65 लाख करोड़ का बजट पास किया था। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो यह जो है सीरिया तुर्की में आए भूकंप के बचाव के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? NVS-02 उपग्रह को जो है PSLV F-15 से प्रक्षेपित किया गया था। कुछ प्रक्षेपण उपग्रह देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, प्रोबा 3 मिशन को PSLV C-59 के द्वारा जो है प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। इनसाइट 3DS इसके द्वारा जो है GSLV F-14 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था। इनसाइट 3DS। ठीक है। स्पेस एक्स मिशन को PSLV C-60 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। स्पेस DEX एस्पाडेक्स से दोस्तों, सॉरी मिस्टेक कर गया। एस्पाडेक्स मिशन जो है PSLV C-60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गुरु मायाधर राउत को हाल ही में निधन हो गया। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? किससे जुड़ा हुआ था? ओडिसी से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मायाधर राउत ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और गुरु थे, जिसका निधन फरवरी 2025 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट का इंतजार करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मिलान करना है। तथा भारत के पहले लेखक गांव कौन बना है दोस्तों? उत्तराखंड बना है। ठीक है। भारत का पहला उत्तराखंड में कौन सा गांव है? यह है थानो गांव। ठीक है, थानो गांव। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर में बना है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का सीमावर्ती गांव मसाली। ठीक है। मसाली कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है मसाली, गुजरात में। और नागपुर महाराष्ट्र में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? तो इसमें बिहार का स्थान जो है 13वां स्थान है। पहला स्थान पर कौन है दोस्तों? उड़ीसा जो है पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया? बेरोजगारी दर घटकर जो है 3.2% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। निम्न विकल्पों में से सत्य कथन को पहचाने। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2024, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024, PM सूर्योदय योजना 2024, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2019। ये गलत है दोस्तों। ये कब शुरू हुआ था? इसका शुरुआत जो है 2020 में हुआ था, कोविड-19 के दौरान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असत्य में। वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित है वैभव सूर्यवंशी।
वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख में जो है बोली लगाकर खरीदा गया था, नीलामी में बिक्री हुआ था। इसके साथ ही आईपीएल में नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बलाभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ था? तो डेजर्ट हंट का आयोजन जो है राजस्थान में किया गया था। डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन में किया गया था। यह अभ्यास त्रिसैन्य अभ्यास है जो कि जल, वायु और थल पर आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? त्रिसेवा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है बेहतर समन्वय और भविष्य की चुनौतियों से निपटान करना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा दियासलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? दियासलाई आत्मकथा का संबंध कैलाश सत्यार्थी से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को शांति के नोबेल पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था। किसके लिए दोस्तों? तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अरुंधति राय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। किसके लिए मिला था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ किताब का नाम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट का लेखक कौन है? अरुण शौरी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का लेखक पंकज मिश्रा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस का लेखक रघुवेंद्र तनवर। स्पीकिंग विद नेचर का लेखक रामचंद्र गुहा। विटनेस का लेखक साक्षी मलिक। इंडिया एट द रेट 100 का लेखक केबी सुब्रमण्यम। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स का लेखक बिल गेट्स। आजादी का लेखक अरुंधति राय। एक बार और बोलते हैं दोस्तों। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेंस रघुवेंद्र तनवर। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा। विटनेस का साक्षी मलिक। इंडिया एट द रेट 100 केबी सुब्रमण्यम। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स। आजादी का अरुंधति राय। द कॉन्स्पिरेंसी का लेखक गोटाबाया राजपक्षे। सिंधिया और 1857 का लेखक डॉक्टर राकेश पाठक। याद कीजिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा आपको। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? किसको पछाड़ा था दोस्तों? जापान को पछाड़ा था, ठीक है। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यशोदा एआई अभियान को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1990 के अधिनियम के द्वारा 1992 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसका पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में विजया किशोर रेहटकर है। क्वेश्चन नंबर। अच्छा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 की ओर। हाल ही में कौन सा इंडिया टीम के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो इंडिया टीम के नए टेस्ट कप्तान के रूप में शुभमन गिल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि उप कप्तान के रूप में जो है ऋषभ पंत को बनाया गया है। ऋषभ पंत क्या है? उप कप्तान, और कप्तान शुभमन गिल है। भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है? बताइएगा दोस्तों। तो दाहोद में दिखाया था 25 मई को। दाहोद कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। इस परियोजना का आधारशिला जो है 2022 में रखा गया था। इसमें जो है इस इंजन में पहली बार ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनिंग और शौचालय की सुविधा भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है? कितना कर दिया है दोस्तों? 2369 रुपया प्रति क्विंटल धान के, ठीक है। इस वर्ष सरकार ने टोटल 14 खरीफ फसल को एमएसपी में बढ़ोतरी किया है, जिसमें धान को 2369 रुपये, ज्वार को 3699 रुपये, बाजरा को 2775 रुपये, रागी को 4886 रुपये, इस तरह से बढ़ोतरी किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया था। कुआलालंपुर कहाँ है दोस्तों? मलेशिया की राजधानी है, ठीक है।
मलेशिया की राजधानी है। इस सम्मेलन का थीम समावेशिता और अस्थिरता है। आसियान की बात करते हैं दोस्तों, आसियान का इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। आसियान की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। उस समय जो है, अच्छा इसमें टोटल सदस्य देश कितना है दोस्तों, 11 है, और 11वें सदस्य देश के रूप में तिमोर लिस्टे है। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ है दोस्तों हेडक्वार्टर, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ठीक है, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा भारत एशियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? कौन सा वर्ष? गगनयान वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसरो के प्रमुख ने कहा है कि अब तक 7200 परीक्षण पूरे हो चुके हैं, जबकि 3000 परीक्षण जो है अभी भी लंबित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, असत्य कथन को चुनना है दोस्तों। कहता 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुआ था, सही है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है, सही है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे, ये भी सही है। कहता यह याचिका जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, गलत है दोस्तों। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत की बात करते हैं दोस्तों तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समता, बहुसंख्यक का शासन। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म के आधार पर होता है, पंजीकरण के आधार पर और वंशानुगत के आधार पर, संपत्ति के आधार पर जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसको जो है डाल दिया गया दोस्तों, जब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया है? 6 हो गया है। ठीक है, नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों तो यह भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 12 तक में निहित किया गया है नागरिकता को। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, निरोध और गिरफ्तारी लोगों का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत, शिक्षा का अधिकार 21 का 1, शांतिपूर्ण जमा होने का अधिकार 19 का 2, और कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार 19 के जी के तहत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट की जाएगी? कौन सी रीट होगा? तो प्रतिषेध रीट की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिषेध रीट। निम्नलिखित में कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में लघु सिंचाई जल प्रबंधन, जल संचयन का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, सभी के सभी जो है सम्मिलित है 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची के तहत जो है कितना विषय शामिल है दोस्तों? टोटल 29 विषय शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। बिहार में जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कथा 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया, सही है। छात्रों ने अपने आंदोलन को अगुवाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया था, ये भी सही है। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, यही गलत है दोस्तों, ये शर्त स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। पंचायती राज के प्रमुख का चुनाव कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
उसे राज्य विधानमंडल को सत्र बुलाने और सत्राभाषण करने, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। सही है। कहता है विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। सही है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। वह स्वविवेक में मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उसे पद वितरण कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। अपना विवेक से जो है मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता है राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन सा निर्बाध में यात्रा नहीं कर सकता है? तो निर्बाध में यात्रा जो है ध्वनि नहीं कर सकता है। ठीक है। ध्वनि के गमन के लिए जो है एक माध्यम होना जो है बहुत जरूरी है। सबसे अधिक तेज ध्वनि ठोस में चलता है। ठीक है। सबसे अधिक तेज ध्वनि जो है ठोस में चलता है, याद रखिएगा, और ठोस से कम जो है द्रव में चलता है। प्रकाश तरंग की बात करते हैं दोस्तों। बताइएगा प्रकाश के तरंग के सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। अच्छा, गामा किरणें का खोज किसने किया था? गामा किरणें की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। पॉल बिलार्ड ने किया था गामा किरण की खोज। प्रकाश के गति की गणना किसने किया था? रोमर ने किया था। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। रोएंटजन ने। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। अगेन मिलान करना है। कहता होलोग्राफी का खोज जो है डेनिस गेबोर ने किया था। विद्युत अपघटन का नियम फराडे। ठीक है। शीतलन का नियम न्यूटन और दाब का नियम जो है पास्कल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31 की ओर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवहन होता है। ठीक है, एक तरफा। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव कैसा बनता है दोस्तों? सीधा या फिर उल्टा? याद रखिएगा हमेशा जो है सीधा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेग किस प्रकार की राशि है दोस्तों? वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है। वेग के मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग की बीमा की बात करते हैं तो LT इनवर्स होता है। ठीक है। वृत्तीय गति में वेग की दिशा जो है निरंतर बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी अर्थात क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है कम हो जाता है। ठीक है। जी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? GM/R²। ठीक है। जहां R क्या है दोस्तों? त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। सबसे अधिकतम लाल प्रकाश में और सबसे कम जो है बैगनी प्रकाश में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। सीमेंट के जमने के दौरान जो है सीमेंट का जल आयोजन होता है। सीमेंट का जल आयोजन। सीमेंट का जमना किस प्रकार का अभिक्रिया है दोस्तों? तो यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कहता है नियॉन का बोर-बेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है दोस्तों? 2 और 8 है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? 2n² होता है, जहां n जो है कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। ठीक है। बारूद में गंधक की उपस्थिति जो है ज्वलन ताप को घटाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक होता है दोस्तों विस्फोटक पदार्थ में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे कहते हैं TNG। TNG क्या कहते हैं दोस्तों? नोबेल का तेल कहते हैं। ठीक है। एक होता है TNP, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मिलान करना है दोस्तों। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज किया था। ठीक है। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज और जॉन डाल्टन जो है परमाणु सिद्धांत की खोज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। मरकरी सिनेबार का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिनेबार का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HGS होता है। ठीक है। मैलेकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। इसका सूत्र क्या होता है? Cu2 × CO3 × OH का होल 2।
याद रखिएगा। एक है दोस्तों गिब्साइट, ठीक है, गिब्साइट जो है, गिब्साइट और एक क्रायोलाइट। गिब्साइट और क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पाचन के दौरान पीत का भूमिका होती है। पीत का भूमिका वसा का पाइशीकरण होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीत का स्राव जो है यकृत के द्वारा होता है। अगर पीएच मान पूछे पीत का तो 7.5 होता है। पीत में 80% जल, 12% पीत वर्णक होता है दोस्तों, ठीक है। पीत के आकार की बात, पित्ताशय के आकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह नाशपाती के आकार का एक थैली होता है, ठीक है। पीत भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 41, पौधे में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। तो लचीलापन जो है कोलेनकाइमा के कारण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलेनकाइमा एक विशिष्ट सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधे को सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। यह उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जिसकी दीवार पर सेलुलोज और पैकेटिन की असमान मोटाई पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा कथन सत्य है? कहता है अपचयन प्रक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, पहला ही सत्य हो गया, ठीक है। मिलान करना है दोस्तों। सबसे विषैली मछली कौन सा है? स्टोन फिश है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स है। सबसे ऊंचा स्तनपायी जिराफ, और सबसे छोटा जंतु जो है अमीबा है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 की ओर। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन के वृद्धि को रोकता है? कौन सा रोकता है दोस्तों? तो एबीसिसिक एसिड जो है पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, ठीक है। जिब्रेलिन्स का कार्य क्या है? तो जिब्रेलिन्स जो है पौधे को तना को लंबा करता है और पौधे को भी लंबा करता है। ऑक्सिन्स जो है पौधे की लंबाई को वृद्धि में नियंत्रण करता है, ऑक्सिन्स हार्मोन। साइटोकाइनिन जो है यह जीर्णता को रोकता है। आइए मिलान करना है फिर से। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर जांग की है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? तो ग्रंथि हो जाएगा यकृत। सबसे छोटी पेशी स्टेपिस हो जाएगा। सॉरी, सबसे छोटी पेशी की बात करते हैं तो अस्टेपिडियस हो जाएगा, और सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा? अस्टेपिस हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगेन मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा। मिलान कीजिएगा। कहता माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश का संश्लेषण, राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का संश्लेषण, और लाइसोसोम में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 की ओर। मवेशी को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा दवा है? डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक पशुओं के इलाज के दौरान दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक, जो भारत में गिद्धों की संख्या को विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, एस्पिरिन क्या है दोस्तों? एस्पिरिन जो है इसका प्रयोग एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं। एक है दोस्तों इब्रूफेन, यह जो है दर्द निवारक दवा है, ठीक है, इब्रूफेन। क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन के अपरूप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? कहता है दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, सही है। हीरा कठोरतम ज्ञात तत्व है, पदार्थ है, सही है। फ्लोरेंस कार्बन का अपरूप है, ये भी सही है। हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात तत्व, ये गलत है दोस्तों। हीरा तो कठोरतम है लेकिन ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट जो मुलायम तत्व है। अच्छा, कार्बन के अपरूप कौन कौन से है? एक तो कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। हीरा, ग्रेफाइट और एक फ्लोरेंस, ये तीनों जो है कार्बन के अपरूप है, ठीक है। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है दोस्तों? षष्ठ फलकीय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 की ओर। कहता है युग्मों पर विचार कीजिए। महागाढ़ा, महागाढ़ा उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। एक है हल्लूर, हल्लूर कहाँ है दोस्तों? हल्लूर जो है एक कर्नाटक में स्थित है, ना कि उत्तर आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में स्थित है हल्लूर, ठीक है, ये गलत है। और पय्यमपल्ली जो है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अतः 3 और 4 गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता था? तो दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में सातवाहन शासक को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? सिमुक ने किया था, ठीक है, सिमुक ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 की ओर।
आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी देवताओं के स्तुति के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्तमान में कितने वेद हैं? तो वेद 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 तरह का वेद है। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो अशोक के राजाओं का अभिलेखों में समझाया गया है। अशोक की राजाओं की अभिलेखों में समझाया गया, सही है। अधिकांश राजाज्ञा जो है खरोष्ठी लिपि में, ये गलत है। खरोष्ठी लिपि में अधिकांश नहीं है, ठीक है। अशोक के अभिलेख की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, ये भी सही है। अशोक के कुछ राजाज्ञा यूनानी भाषा में थी और कुछ अफगानिस्तानी में खुदाई की गई थी, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा है दोस्तों? तो गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, ये जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को देते हैं, ठीक है। और इसको जो खत्म करने का श्रेय बलबन को दिया जाता है। अच्छा, इल्तुतमिश की बात करते हैं दोस्तों। इक्ता प्रथा पर देखते हैं। इक्ता प्रथा क्या है दोस्तों? इक्ता जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसमें जो है इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का विशेष खंड राजस्व के अधिकार सैनिक को उसके वेतन के बदले में दिया जाता था, यही इक्ता प्रथा था, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके शासनकाल में चालीसा दल का गठन हुआ था। चांदी का टंका और चांदी का चीतल नामक सिक्का चलाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगर बलबन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसने जो है राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था, लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था और चालीसा दल को दमन भी किया था बलबन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की ओर। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जमींदार शब्द का प्रयोग जो है किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार के लिए जो राजस्व को संग्रह करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। विक्रम कथा सही सुलेमित कीजिए। विक्रम देव चरित्र का लेखक कौन हो जाएगा? बिलहन हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा बिलहन। राय तरंगनी का लेखक कलहन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों गलत हो गया। गीत गोविंद का जयदेव, ये सही है दोस्तों, ठीक है। कथा सरित सागर का लेखक सोमदेव है, सोमदेव। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। टीपू सुल्तान का अंतिम युद्ध क्या था दोस्तों? 1799 में हुआ था अंतिम युद्ध, है ना, श्रीरंगपट्टनम में। इसमें इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 की ओर। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1928 में हुआ था। इन्होंने बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बम कब फेंका था? 1929 में। इसी कारण जो है बम फेंकने के कारण जो है इनको फांसी भी लग गया था 23 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर, तो दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने के लिए आह्वान किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लीग के द्वारा जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीग की बात करते हैं दोस्तों, तब मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। संस्थापक सदस्य कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है। किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया? तो जजिया कर को समाप्त जो है जहांदार शाह के शासनकाल में कर दिया गया था, ठीक है। जहांदार शाह 1712 में गद्दी पर बैठा था, उसी के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। लेकिन 1 साल बाद ही जहांदार शाह को गद्दी से हटा दिया गया था। अच्छा, जजिया कर लागू करने वाला जो है मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है जजिया कर को लागू किया था और इसको समाप्त जो है अकबर ने किया था, ठीक है, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 61। कहता कौन सा कथन असत्य है? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, सही है। अच्छा, इसका प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी थी, इसमें गांधी जी भी शामिल थे, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, ये भी सही है।
इसमें जो है खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिमों के बीच की दूरी बढ़ी थी, नहीं बढ़ी नहीं थी, हिंदू मुसलमान जो है एकता हुआ था, मतलब एक हुआ था, ना कि इसके बीच की दूरी बढ़ गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? कहता है उत्तर पश्चिमी का विस्तार अरावली पर्वत सही है, पूर्वी विस्तार मेघालय पठार, दक्षिणी विस्तार कार्डिमम पहाड़ी, पश्चिमी विस्तार नल्ला मलाई। ये गलत है दोस्तों, नल्ला मलाई पहाड़ी जो है, नल्ला मलाई पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है, ना कि पश्चिमी, पूर्वी घाट में स्थित है नल्ला मलाई पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता सही कर, सॉरी दोस्तों, ये जो इसमें सही कह रहा है तो 1, 2 और 3 जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखे तो सी हो जाएगा। आइए, कहता कौन सा कथन असत्य है? हिमाचल हिमालय शिवालय के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है, सही है दोस्तों। बृहद हिमालय की घाटियों में भेड़िया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों, दुआर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल के नाम से जानते हैं, बुग्याल, ठीक है। फूलों की घाटी एचपी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। मिलान करना है दोस्तों। बूढ़ी गंडक जो है मेसान की सहायक नदी है, बागमती जो है लखनदेई की सहायक नदी, कोसी जो है इंद्रावती की सहायक नदी, और महानंदा मेची की सहायक नदी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 की ओर। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? किसका सूचक मानते हैं? तो यह जो है तूफान आने का सूचक है, तूफान आने का सूचक है। अचानक कमी आएगा तो, अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा आने का सूचक, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है? किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताइएगा। तो गेहूं कहता है इसकी खेती के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, सही है। गेहूं की खेती के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेहूं खरीफ फसल है, खरीफ नहीं दोस्तों, क्या है? रबी फसल है गेहूं। भारत में गेहूं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मैदान में है। इसका जो है तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या था, गलत था। चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? अर्धगुच्छित बस्तियां जो है गुजरात के मैदान और राजस्थान क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है। अर्धगुच्छित बस्तियां, अगर यही सघन बस्तियां की बात करें, सघन बस्तियां ये कहाँ पाई जाती है? तो गंगा यमुना दोआब और मालवा के पठार के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है सघन बस्तियां। रेखीय बस्तियां की बात करते हैं, रेखीय बस्तियां, ये बस्तियां जो है नदियां, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे पाई जाती है। वृत्ताकार बस्तियां तालाब और झील के चारों ओर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला कच्छ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कच्छ, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों तो 45,674 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। लेह का कुछ भाग जो है पाकिस्तान और चीन के कब्जे में भी है। अच्छा, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो माहे पुदुचेरी, ठीक है, माहे पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? तो लैगून झील के अंतर्गत चिल्का झील, पुल्लिका झील और बेम्बानार झील, ये तीनों जो है लैगून झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखो तो डी हो जाएगा। बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है, ठीक है। पुल्लिकट झील कहाँ है दोस्तों? पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है, पुल्लिकट। बेम्बानार झील केरल में स्थित है, ठीक है, यह केरल के सबसे बड़ी झील और ऐसे जो है भारत के सबसे लंबी झील है। भारत के सबसे लंबी झील और केरल के सबसे बड़ी झील बेम्बानार झील है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर आते हैं
73 की ओर। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। इस घास के मैदान को जो है शिकार के भूमि के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ जो है बड़े बड़े स्तनधारी जीव जैसे जिराफ, गैंडा, हाथी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और शिकार भी होता है, इसीलिए शिकार की भूमि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है किस राज्य की समूह सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर लगता है। अगर सबसे छोटी सीमा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ लगता है सबसे छोटी सीमा। ठीक है, बांग्लादेश से तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है दोस्तों? तो तीनों ओर से कौन घिरता है? त्रिपुरा घिरता है। बांग्लादेश तीनों ओर घिरा हुआ इसका है। ठीक है, अच्छा नेपाल के साथ जो है कौन सा जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो कौन कौन से लगता है नेपाल से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, और एक है सिक्किम। ठीक है, जल स्थलीय सीमा से कौन कौन देश लगता है दोस्तों? तो हो जाएगा बांग्लादेश पे हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, और फिर म्यांमार। ये दोनों जो है जल स्थलीय सीमा यानी जल से भी और स्थल से भी दोनों लगता है, 3 देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 की ओर। मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर जो है, मरमरा सागर एजियन सागर और काला सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मरमरा सागर तुर्की में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है। ठीक है, कुछ जलडमरूमध्य की बात करते हैं दोस्तों, जैसे बेरिंग जलडमरूमध्य अर्कटिक और बेरिंग को जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। डोबर जलडमरूमध्य उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। मलक्का जलडमरूमध्य को अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। फ्लोरिडा जलडमरूमध्य मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक जलडमरूमध्य पाक बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 76 बढ़ते हैं दोस्तों। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान चोटी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एंजीडा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कीमत सिद्धांत को कहते हैं, कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 78 आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों? तो जब आरबीआई बैंक दर कम करेगा तो बाजार की तरलता जो है बढ़ जाएगी। बैंक दर कम होगा तो तरलता बढ़ जाएगी, अगर बैंक दर अधिक होगा तो तरलता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो एमएसपी की अवधारणा जो है लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक है, भारत में एमएसपी की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 23 फसलों पर जो है एमएसपी निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि की बात कही है? किसमें कहा गया दोस्तों? तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि की बात कही गई है। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह 1980 से लेकर के 1985 तक चला था। ठीक है, अगर नौवीं योजना की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1997 से लेकर के 2002 तक चला था। नौवीं योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान और महिला अंशदान योजना को शुरुआत भी किया गया था। कौन कौन है? सर्व शिक्षा अभियान और महिला अंशदान योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1974 से लेकर के 1978 तक चलाया गया था। ठीक है, ये इसमें जो है गरीबी उन्मूलन का नारा भी दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2002 से लेकर के 2007 तक चलाया गया था। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है?
डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथलेटिक्स या डिस्कस थ्रो से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है? एक है दोस्तों कृष्णा पुनिया, ठीक है, कृष्णा पुनिया, ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध कलाकार है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। इनको जो है 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, और 1956 में ही राज्यसभा के सदस्य भी नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? अगर प्रतिशत में पूछता है दोस्तों सबसे अधिक तो पंजाब में है, ठीक है, और सबसे अधिक संख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है। भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत टोटल 16.6% है, ठीक है। अगर यही जनजाति की बात आएगा, अनुसूचित जनजाति, तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है, और अगर प्रतिशत में पूछे तो सबसे अधिक कहाँ है? मिजोरम में है, ठीक है, सबसे अधिक मिजोरम में है, और न्यूनतम में पूछे तो पंजाब हरियाणा में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 86, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? मुहावरा है दोस्तों, मुसीबत आना। समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। कहता है वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है? विष्णु का अनेकों नेम, अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर अनेक नेम हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म सेंटेंस, चूज करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, ये हो जाएगा आई वाज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ है? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है, ठीक है। इसे जो है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकार का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 से, फिर इन द ब्लैंक है दोस्तों। कहता है देयर वाज रिलेशनशिप इज क्वाइट क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह ली है? किस वर्ष? तो 1972 में। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? किस वर्ष अपनाया है? तो इसमें हो जाएगा 1981 में अपनाया है उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अफेक्ट हो जाएगा राइजिंग द टेम्पर्ड अफेक्ट द फिजिकल नेचर ऑफ ओशियंस, ठीक है। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू एल प्लस बी, इसका परिमाप दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी का मान दिया हुआ है 24, यानी एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा, ठीक है। और इधर विकर्ण दिया हुआ है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान दिया हुआ 8, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। एल प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिएगा बराबर ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी हो जाएगा। एल प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना? 12 का स्क्वायर 144 और बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 64 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। यहाँ से इसको एल इंटू बी आप निकाल सकते हैं। इसको आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? 4 4 814 यानी 80 बचेगा। 80 को 2 से भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों। कहता है 150 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यानी जब टनल को पार कर रहा होता है तो ट्रेन की लंबाई और प्लस में टनल की लंबाई। अच्छा, स्पीड दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 सेकंड में पार कर जाता है तो 50 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो 18 चौका 72 हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी 100 मीटर 1000 मीटर तय करेगा दोस्तों। 1000 मीटर में 150 मीटर का ट्रेन है, तो बताओ इसमें जो टनल की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 1000 माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा? 850। ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों इसको आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो आप ऑप्शन से चल सकते हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया दिया हुआ है और 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो इतना रुपया दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का दिया हो 290, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। अब अगला वर्ष भी 145 हो जाएगा। अब साधारण ब्याज इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 304, कितना अधिक दिया हुआ है? 14.5 रुपया अधिक है। देखे तो ये जो है 145 का कितना परसेंट? 14.5 होता है, तो 145 का 10% जो है 14.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सेट तो समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक तो कम से कम जरूर करें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।